बोलो। मैम एक तो वही वाला था मैम, और एक मैम जो आपने पहले शीट भेजी थी मैम, उसमें मैम 12, 13, 14, 15। अच्छा, इतने सारे, क्या डाउट्स आ रहे हैं उनमें? मैम नहीं आ रहे, कैसे करूँ मैम वो चीज है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, है ना? पहले यस मैं मैम। आपका फर्स्ट वाला कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास शीट नहीं है, शीट नीचे रखी है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो आपने पूछा है वो क्या है? अरेंज अरेंज लिखिए सब लोग रजिस्टर में, अरेंज फॉलोइंग मेटल्स in order in which they displace each other। कहां से? फ्रॉम सॉल्यूशन किसका? ऑफ देयर सॉल्ट्स। क्वेश्चन नोट करिए, अरेंज फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेसेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। और मेटल्स दे रखी हैं ये सारी। अब सबसे पहले आप डिस्प्लेस करने का मतलब समझें। सबसे पहले इस वर्ड पे वर्कआउट करें। मेटल का किसी को डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है, पहले आप इस पर जाएं। देन मैंने आपको कहा था आपकी बुक में टेबल 3.1 है जिसमें सबके आरपी गिवन है, मैसेज लिखा था मैंने आपको। तो टेबल 3.1 पेज नंबर 69 पर है मेरी बुक में, जिसमें सारे एलिमेंट्स के आरपी दे रखे हैं, वो मैं लिख रही हूँ। मेरे पास मैग्नीशियम है जिसका आरपी है -2.36। मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी अपनी एक्सरसाइज में कभी डेटा नहीं देती है, स्टूडेंट को खुद चैप्टर के अंदर से डेटा लेना होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है सब कुछ, तो वो लोग वापस नहीं देते हैं। ठीक है, एल का है -1.66, कॉपर का तो अपने को याद ही है +0.34, आयरन का है -0.44 और जिंक का आप जानते ही हैं -0.76 वोल्ट। ठीक है, मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, सारी तैयारी कर ली। अब मुझे कंसेप्चुअल वर्कआउट करना है कि डिस्प्लेस करने का मीनिंग क्या होता है। तो सपोज मैंने आपके 9-10 वाली रिएक्शन लिख दी, Zn + CuSO4। अब कोई हाथ खड़ा करे और बताए कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है और कब कर पाएगा, मतलब ये डेटा मेरी कैसे मदद करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है और कब कर पाएगा। लाइक आर्या। मैम जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए। और अगर रिएक्टिव वाली बात 9-10 तक चलती है, 12th क्लास में आपको रिएक्टिव वर्ड को काम में नहीं लेना है, आपको आरपी और ओपी की टर्म्स में बात करनी है। आपको रिएक्टिव वर्ड काम में नहीं लेना है, आरपी और ओपी की टर्म्स में। पहले तो सुनो, ठीक है? और कुछ कहना चाह रही हो आर्या? मैम जिंक का ओपी ज़्यादा है, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि कॉपर का ओपी कम है जिंक से। तो जिस मेटल का करने से क्या रिलेशन हुआ? मैम जिस मेटल का ओपी ज़्यादा होता है वो कम ओपी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को ज़्यादा रिड्यूस करेगा, तो इसीलिए। तो क्या इस रिएक्शन में जिसका ओपी ज्यादा है उसे ऑक्सीडाइज होने का मौका मिल रहा है? चेक करिए। तो सुनो मेरी बात, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हैंडल करना है। सबसे पहले आपको ये रिएक्शन मिली, अब आपने कहा कि अगर ये रिएक्शन होनी है तो जिंक को कॉपर को हटाना पड़ेगा, मतलब जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। अगर जिंक ने कॉपर को हटाया तो ZnSO4 और कॉपर बनेगा। इस बनने में जिंक 0 से +2 में चले गई
और कॉपर +2 से 0 में चले गई। तो क्या इस दौरान जिंक ने खुद को 0 से +2 में बदला? और खुद को 0 से +2 में बदलना खुद का ऑक्सीडेशन है, मतलब जिंक को ऑक्सीडाइज होना होगा। तो क्या जिंक ऑक्सीडाइज हो सकती है? चेक करते हैं डेटा। जिंक का आरपी है -0.76 और कॉपर का आरपी है +0.34, मतलब इसका ओपी -0.34 है और इसका ओपी +0.76 है। किसका ओपी ज्यादा है? जिंक का। जिसका ओपी ज्यादा होता है वही तो ऑक्सीडाइज होता है, तो जिंक का ओपी ज्यादा है, तो हाँ वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो पक्का है वो कॉपर को हटाएगा और खुद 0 से +2 में बदलेगा। मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन होगी, मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस। अब ऊपर के सारे वर्ड सेटिस्फाई कराओ, कोई हाथ खड़ा करो, ऊपर का एक एक लिखा हुआ वर्ड सीखो, क्या लिखा हुआ है? आयुष बोलो, जिंक कैन डिस्प्लेस। देखो दे डिस्प्लेस किसको? मैम फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स, मतलब उनका जो सॉल्ट्स है, जो कि मान लो ZnO है तो CuSO4 से करके वो खुद का सॉल्ट बना रहे हैं, तो ZnSO4। कॉपर का या जिंक का? तो फिर मैम कॉपर का ज्यादा हो जाएगा ना इसमें आरपी। They displace each other। जिंक और कॉपर हटा सकती हैं। कौन किसको हटाएगा? जिंक कॉपर को। कहां से? फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट। तो किसके सॉल्ट में से किसको कौन हटा रहा है? मैम कॉपर के सॉल्ट से जिंक हटा रहा है उसको। हाँ, कॉपर के सॉल्ट में से जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। कहां से? फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यस मैम। जिसको हटाया जाता है वो तो सॉल्यूशन में होता है, और जो हटाता है वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, और जो हटता है वो सॉल्यूशन बना हुआ होता है। तो हटाने वाला उसके आयन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और उसको अलग कर देगा। देखिए पढ़िए, मेटल्स इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। मेटल एक दूसरे को कैसे हटाती हैं? कहां से हटाती है? फ्रॉम सॉल्यूशन में से हटाती हैं। और सॉल्यूशन किसका बना हुआ होता है? उनके सॉल्ट्स का बना हुआ होता है। तो कौन सी मेटल किस मेटल को हटा सकती है? जिस मेटल का ओपी ज्यादा है वो कम ओपी वाले को हटा सकती है। आर्या ने स्टेटमेंट बोला भी था, लेकिन अब इसका कंसेप्ट समझिए कैसे, कि जिसका ओपी ज्यादा है वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब एक मेटल को हटाती है तो उस दौरान उसे खुद का ऑक्सीडेशन ही तो करना पड़ता है। पहले ये समझे कि हटाने के दौरान क्या होता है। हटाने के समय ऑक्सीडेशन ही होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका ओपी ज्यादा होता है। तो जिस मेटल का ओपी ज्यादा है वो कम ओपी वाले को हटाएगी। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 बिकॉज ओपी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर। या ये कह दो, आरपी ऑफ जिंक इज लेस देन राइट। अब बिठा लो अपने दिमाग में, जिसका आरपी कम है वो हटाती है, जिसका आरपी कम है उसका ओपी ज्यादा है वो हटाती है। अब ये सारी मेटल्स, ये लिखे हुए इनके वैल्यूज। अब फटाफट दिव्यांश हाथ खड़ा करो, बता दो कौन सी मेटल सबको हटा पाएगी, कौन सी मेटल किसी को नहीं हटा पाएगी, क्या इनका ऑर्डर रहेगा? मैम मैग्नीशियम का मैम आरपी सबसे कम है तो वो सबको हटा पाएगी। सबसे ज्यादा ताकत इसकी। फिर मैम एल्यूमिनियम की है मैम -1.66। बिल्कुल। फिर जिंक। जिंक और आयरन देख लेना है ना। मैम फिर आयरन आ जाएगा और फिर कॉपर। ठीक है, इन पांचों में से वो कौन सी मेटल है जो किसी को नहीं हटा सकती? कॉपर, क्योंकि सबसे कम ओपी लेके बैठी है, और हटाने के समय क्या करना पड़ता है? खुद का ऑक्सीडेशन। हाँ, तो जब जिंक कॉपर का ओपी सबसे कम है तो वो कैसे खुद को ऑक्सीडाइज कर सकती है? कॉपर का सामना अगर आयरन से हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज में विन करेगा? कॉपर का सामना अगर आयरन से हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर या आयरन? आयरन। कॉपर का सामना एल्यूमिनियम से हुआ, कौन होगा? एल्यूमिनियम। यस। तो इस तरह से आपको बुक से सबके आरपी इकट्ठे करने थे। फिर आपको डिस्प्लेस वर्ड का मीनिंग समझना है कि जब एक मेटल को हटाती है तो किसका क्या होता है, पहले वो समझो। फिर क्या डेटा परमिट कर रहा है
दो काम करने हैं, पहले तो हटाने में होगा क्या, फिर क्या ये हो सकता है, ऐसे दो तरह से आपको सोचना है और फिर ये पॉसिबल। ठीक है, यस मैम, आ गया। यस मैम। अब एक करो तुम, है ना, अब मैं देती हूँ वो करो। मैंने आपको दिया Zn प्लस AlCl3 गिव्स। अब बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जिंक प्लस AlCl3, ये रहा डेटा लिखा हुआ। मैम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैम क्योंकि एल्यूमिनियम का मैम आरपी कम है और Zn का ज्यादा है, तो Zn मैम रिड्यूस होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना होएगा, मतलब तो रिएक्शन होगी नहीं। अगर हुई तो, अगर हुई तो हुई यस मैम, तो जिंक Al को हटाएगा, उस समय जिंक का क्या बनेगा? ZnCl2। हाँ, और एल्यूमिनियम को अलग निकाल देगा, तो जिंक को 0 से +2 में जाना पड़ेगा, मतलब जिंक को खुद का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जिंक 0 से +2 में जाएगा, प्लस बढ़ेगा, मतलब जिंक को खुद का क्या करना पड़ेगा? जिंक को मैम ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन की शर्त है कि उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? ओपी। क्या जिंक का ओपी ज्यादा है? अब डेटा पर आ जाओ। नो मैम। उसका तो आरपी ज्यादा है, तो वो कैसे ऑक्सीडाइज हो पाएगा, मतलब ये काम नहीं नहीं हो पाएगा। होगा। समझ आया? यस दो मैम। जगह से काम करना है पहले। अब जैसे तुमने उस समय रिडक्शन बोल दिया, तो रिडक्शन बोलते ही तुम्हारा सब गलत हो जाता। तुम रिडक्शन बोलते, फिर रिडक्शन के लिए तुम आरपी देखते, फिर आरपी तो जिनका ही ज्यादा है, तो तुम्हारा काम फिजिबल हो जाता, पूरा गलत हो जाता। एक जगह भी इसमें डाइवर्ट नहीं होना है। जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन करें अपने स्टडी रूम में, टेबल चेयर पे, बिल्कुल साइलेंट माइंड से, बिल्कुल अच्छे पीसफुल माइंड से करें, तभी होंगे। एक गलती से पूरा गलत हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो अर्चित। मैम क्वेश्चन ये था मेरा मैम कि यहाँ पर क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि रिडक्शन, मतलब हमारे को ये नहीं देखा ना कि क्वेश्चन में आरपी दे रखा है कि ओपी दे रखा है, मतलब गिवन उसमें, तो हमें कैसे आपने मतलब बताया कैसे कि आरपी है? तो आपकी बुक में नहीं बता रखा है कि ये आरपी है? बुक है आपके मतलब पास? नो मैम, बुक नहीं है। मतलब खरीदी है नहीं? नो मैम, अभी परचेज नहीं किया। अच्छा, आपने बुक परचेज नहीं की, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ बुक में से, कैसे मैनेज होगा? नो मैम, कर लूंगा। करो। देखो मेरी बात सुनो, जितने बच्चों के पास बुक है, जितने बच्चों के पास बुक है, वो सब देखें कि जब इसने यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखा है, तो देखो रिडक्शंस की रिडक्शंस लिख रखी है। सब बच्चे चेक करिए। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में इस टेबल में यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस में रिडक्शन कर रखे हैं और सामने पोटेंशियल दे रखे हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन के सामने अगर पोटेंशियल दे रखा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, पहला। ओके। दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे सामने वाले ने नहीं लिखा और उसने केवल ये लिख दिया कि मैं आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, मैं आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रहा हूं, ये है, तो बाय डिफॉल्ट उन्हें आरपी ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडक्शन में ही बनी हुई है। ठीक है, तो लिखिए। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर अर्चित वाला पॉइंट सब लोग नोट कर लेना। इसमें कोई डाउट? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बना के भेजूंगी, बच्चों साथ साथ करते जाओ। ठीक है, मैं अपनी क्लास के बाद ही आपको भेज दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये दिन वाला स्लॉट आपका खाली रहता है ना। तो देखिए, ये जो पॉइंट इसने पूछा है, इसको आप ऐसे ट्रैक कर लो। एक तो सामने वाला कह दे स्टैंडर्ड, ऐसे लिखिए, द वे इन विच आरपी इज गिवन, ऐसे हेडिंग डालो, द वे इन विच आरपी इज गिवन। पहला तो सामने वाला कह दे स्टैंडर्ड आरपी ऑफ कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। दूसरा सामने वाला ऐसे लिख दे, तो भी आप जानते हैं कि ये आरपी है। और तीसरा सामने वाला ऐसे लिख दे, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। यहाँ गेन हो रहा है, गेन होना रिडक्शन है, और फिर सामने ई नॉट लिखा हुआ है प्लस 0.34। अच्छा क्वेश्चन पूछा है अर्पित ने।
ठीक है, आरपी देने के 3 तरीके, पहला सामने वाला वर्ड्स में बोल दे, दूसरा सामने वाला नोटेशन में लिख दे, तीसरा रिएक्शन लिख दे, और रिएक्शन में रिडक्शन कर रखा है और सामने ई नॉट लिख दे, तो ये आरपी ही कहलाएगा। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ या अगला बॉक्स बना लो, इफ आरपी और ओपी इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है बाय डिफॉल्ट EP is RP, अगर बिल्कुल ही कोई मैसेज नहीं दे रहा है, ना तो ई के नीचे लिख रहा है, ना रिएक्शन लिख रहा है, ना आरपी वर्ड लिख रहा है, कोई मैसेज देने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो समझ जाना EP RP ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस पूछते जाएं और शीट्स वगैरह समय पे सॉल्व करें, टेस्ट वगैरह में अच्छे से इंटरेस्ट लो, टेस्ट दो तो क्लियर कर लो कि मुझे ये चैप्टर अब डन करना है, मुझे दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इस तरह से इस बार टेस्ट देने आपको, है ना, डन करते जाना चैप्टर्स को, और हर नए चैप्टर में पिछला चैप्टर शामिल करूंगी इस बार। सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, फर्स्ट शामिल है, थर्ड का टेस्ट होगा, फर्स्ट सेकंड शामिल है, ताकि हर बार रिवीजन होता जाए, ताकि आप लोग भूलो नहीं पिछले वाला। ठीक है, चलो और बताइए, और क्या डाउट्स हैं? आयुष बोलो। मैम वो आपने कल जो कि 2 शीट्स भेजी थी, उसमें से फर्स्ट शीट में क्या मैम 10th नहीं सॉरी 11th और 14th क्वेश्चन जो कि है कि यस मैम, व्हिच डिवाइस वाज यूज्ड फॉर कांस्टेंट करंट सोर्स फॉर फैराडेज टाइम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैम वो मैंने चेक किया था लेकिन मेरे को मिला नहीं अभी तक, एक बार बता दो। देखते हैं किसी को मिला होगा, कोई बताए, कौन बताना चाहेगा? नहीं तो बुक है तुम्हारे पास? यस मैम अभी तो है ना, मैं आपको बताऊंगी, पहले पूछ लेते हैं, कोई स्टूडेंट बता दे तो, किसी को मिला हो तो कौन बताएगा? कांस्टेंट करंट के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है? हाँ जी, कौन बताएगा? दिव्यांश को मिला है, पेज नंबर वगैरह सब बताना, बोलो। मैम पेज 86 मैम टॉप लाइन मैम, वहाँ पे लिखा मैम देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। फिर उसी के आगे पीछे देखो, पढ़ो उसी के आगे वाली लाइन आगे। ओके मैम, द जनरल प्रैक्टिस was to put a coulometer, a standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of material, generally silver or copper. आ गया? Yes ma'am. क्या यूज किया जाता है? कॉलोमीटर। ठीक है, चलिए पेज नंबर 86 पर देखो, शुरू ऊपर का जो लाइन है उसमें 2-3 लाइन पढ़ लो, उसमें दे रखा है। और बताइए, तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि करा ही नहीं है बच्चों ने, कोई बात नहीं, आज का दिन और ले लो आप, कोई बात नहीं, कल पूछ लेना। और कोई डाउट हो कॉमन तो पूछ लो। एक गरिमा ने पूछा था, गरिमा तुम्हारा डाउट बोलो वापस बेटा। गरिमा ने पूछा था कॉपर 2 प्लस कॉपर का आरपी अगर प्लस 0.34 वोल्ट है तो 2 कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर का कितना होगा? क्या मुझे इसे 2 से इंटू करना है? नो, वैल्यू सेम नहीं। आप सोचिए किस समय का था, व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर आयन सॉल्यूशन। अब कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड में कितने सारे एटम्स हैं, उस सेटअप का आरपी है ये। 2 लगने से क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 लगा दो, हाफ लगा दो, 3 लगा दो, 1/3, कोई फर्क नहीं। ये वैल्यू मेटल की वैल्यू है, कोफिशिएंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो E नॉट नॉट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट, जो रहेगी वो ही रहेगी। ठीक है, बोलो आयुष। मैम मतलब ऐसे डाउट नहीं था, बस वो एक क्लैरिफाई करनी थी एक चीज। मैम मैक्स वर्क डन में तो अपन गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन वो स्टैंडर्ड लेते हैं ना,
मैम और बस वर्क डन के लिए फिर क्या करेंगे उसमें? बस स्टैंडर्ड नहीं लेंगे ना अपन, बस वर्क डन के लिए। देखो वर्क मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, दैट इज कितनी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज हुआ। मैक्सिमम गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज हुआ वो वर्क डन है। तो डेनियल सर का बताना मुझे, अपना डेल जी कितना आया था? मैम एक सेकंड, -212 किलो जूल में निकाला था आप लोगों ने। मैम तो फिर हम अगर वो नॉट हटा देंगे तो बस वर्क डन हो जाएगा ना? हाँ पहले मुझे इसका आंसर दो। अपन ने उस दिन कैलकुलेट किया था क्लास में डेनियल सेल का वर्क डन। चलो 212.27 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन कितना हो गया मैम? प्लस 212.27 किलो। 2.27 किलो जूल पर, ठीक है। ये तो मैक्सिमम आ गया। अब वर्क डन निकालना है, मैक्सिमम नहीं वर्क डन निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल जी, ठीक है। अब डेल जी और डेल जी क्या होता है मैम? माइनस ई फैराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। यस मैम। ई सेल, क्योंकि ये डेल जी है तो ये ई है और यहाँ डेल जी नॉट था, तो डेल जी नॉट के समय माइनस एन एफ ई नॉट से हो गया। यस मैम। अगर ई नॉट सेल लिया है तो डेल जी नॉट आएगा, डेल जी नॉट लिया है तो मैक्सिमम वर्क डन आएगा, और अगर यहाँ ई सेल लिया है तो ये डेल जी आएगा और ये डेल जी आएगा, तो ये वर्क डन ही किसी भी मोमेंट का हो सकता है और वो मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। चलिए नम्रता बोलो। मैम आपने वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस भेजे थे मैम, उसमें था मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, हाउ ईपी चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 plus ions are decreased. कल करें? ओके मैम। करने देते हैं आज सबको, है ना। ये तो जैसे जनरल टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, बाकी आप अपन सारे कल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ बच्चों को वर्कआउट करने दो उसके लिए। जैसे आपका क्वेश्चन है कि हाउ ईपी चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन चेंजेस। बच्चों को सोचने देते हैं कि भाई कौन है जो कंसंट्रेशन और ईपी को रिलेट करता है। चलो इतना तो बताओ कोई, वो कौन है जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन और ईपी को रिलेट करता है, बताइए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन को रिलेट करने वाला कौन होता है? लीन मैम नर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल। तो कॉपर के लिए रिडक्शन लिखना, फिर उसके लिए नर्स्ट लिखना, फिर नर्स्ट में पता चल जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स। ये सारे अपन कल ले लेंगे, ठीक है। लॉग एंटी लॉग मैंने आपको लेना कल सिखा दिया था। कितने बच्चों ने क्रॉस चेक किया? पहले लॉग लिया फिर एंटी लॉग लेकर चेक किया कि हाँ नंबर वही आ रहा है। कितने बच्चों ने क्रॉस चेक किया है लॉग एंटी लॉग का? नम्रता ने, अक्षत ने, गरिमा, आरुषि, दिव्यांश, राशि, अदिति, यशस्वी, दर्शन, अंशुल, दिशी, स्नेहा। बाकी बच्चे करते जाइए बच्चों साथ साथ। तो कल मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखना सिखाया था, और कल जो मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखना सिखाया था वो सिखाया था फॉर इलेक्ट्रोड। एक दो प्रैक्टिस ले लें। चलिए बताइए, फॉर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, कॉपी में लिखी हुई हो मत देखना। बताइए ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, कौन लिखवाएगा? नर्स्ट इक्वेशन फॉर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, हाथ खड़ा करिए। दर्शन बोलो, ब्रोमीन के लिए नर्स्ट। यस मैम, तो पहले अपन ब्रोमीन के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखवाएंगे। तो मैम दैट इज Br माइनस Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Br माइनस। आगे बढ़ो। यस मैम, अब अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सो ERP इक्वल्स टू
E naught Rp minus 0.0591 upon 2 log 10 concentration of Br square बहुत बढ़िया। upon Br2 concentration of Br2 gas. अब Br2 के साथ में एक्वस दे दूं आपको, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 जाएगी, और अगर मैं Br2 के साथ लिक्विड दे दूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 लिक्विड हो जाएगी, और Br2 के साथ गैस दे दूं तो प्रेशर ऑफ Br2, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला ब्रोमीन को किस सिचुएशन में ले रहा है, आइडियली तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और बता दो, फिर अब नर्स इक्वेशन निकालना सिखा रही हूँ सेल के लिए, और फिर आपके न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे, आज सेल वाला होमवर्क भी आपके पास आएगा। सेकंड बताइए मुझे, फॉर निकल इलेक्ट्रोड, और निकल का 2+ आयन ले लेगा, ठीक है। बताइए, सिर्फ एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया है। अगर आपको नर्स लिखनी नहीं आएगी, देखो हाथ खड़ा करने से इन सबसे मोटिवेशन रहता है बच्चों, और मोटिवेटेड रहते हैं तो पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। अब हाथ खड़ा नहीं करते हो, सोचते हो क्या हाथ खड़ा करना, क्या आंसर देना, उससे आप खुद ही डल हुए जाते हो। खुद के लिए क्यों नेगेटिविटी खरीदते हो, मुझे ये बताओ। खुद के लिए तो पॉजिटिविटी खरीदो, एक्टिव रहना चाहिए, हाथ खड़ा करना चाहिए, आंसर्स देना चाहिए, उससे इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बोर नहीं होगे, वैसे ही ऑनलाइन मोड है ना, तो इस बात को समझें आप। यशस्वी बोलो। यस मैम। मैम पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन gives Ni। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। यस मैम। ERP equals to E naught Rp minus 0.0591 upon 2 log 10, then मैम concentration of Ni upon concentration of Ni2। आप मुझे बताएंगे कि ये 0.0591 इक्वल्स टू क्या है, किस किस को इनटू और डिवाइड करने से ये 0.0591 आया था। मैम इसमें अपन ने मैम R, T and F। R, T और F नहीं, और सोचो वापस, डेरिवेशन करो, प्रैक्टिस करनी है बच्चों लगातार आप लोगों को इस बात। इसका प्रोडक्ट था 0.0591, राशि मैम बोलो। मैम 2.303 RT and divided by F। वहां पर T क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो है, कितना था मैम 298 केल्विन। R मैम R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। F मैम फैराडेज कांस्टेंट and 96500 यूनिट। मैम फैराडेज कांस्टेंट की मैम फैराडेज कांस्टेंट की यूनिट। रिटर्न प्रैक्टिस कर रही हूँ जितना अपन पढ़ रहे हैं। यस मैम, इस डेरिवेशन की तो की थी, इसकी की थी नहीं, पूरे चैप्टर की करनी है, और इस रिटर्न प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चाहें तो अपने सीनियर्स जो पढ़ते थे यहाँ पूछ लें, गूगल पे रिव्यूज देख लें बच्चों के, सबका एक ही कहना है कि मैम आपकी रिटर्न प्रैक्टिस हमें बहुत बर्डन लगती थी, लेकिन बाद में हमें पता चल गया कि रिटर्न प्रैक्टिस का बहुत फायदा है, हमें चीजें अभी तक याद है। इस बात को समझें आप लोग, रिटर्न प्रैक्टिस करिए, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका चैप्टर को याद करने का एक स्टेप है। डेली में ओरल टेस्ट लेती जाऊंगी, तुम लिखते जाओगे तो तुम्हें याद रहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, बिना यूनिट के तो वैल्यू बोलना ही बंद कर दो,
अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास में होते, आप बिना यूनिट के वैल्यू बोलते, मैं आधा घंटा आपको कम से कम खड़ा रखती क्लास में। पनिशमेंट तो सारे खत्म हो गए ना ऑनलाइन में। 96500 कूलम पर मोल विथ यूनिट वैल्यूज को ध्यान रखिए, बिना यूनिट के वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि 0.0591 मिल तो गया, अब इनसे क्या करना है, छोड़ो, ऐसा मत सोचिए। सामने वाला घुमा सकता है, टेम्परेचर को बदल सकता है, या कुछ कह सकता है कि सपोज करना आया इतना हो जाएगा, सपोज करा लेते हैं हर चीज को। तो आपको ये भी तो याद रखना है कि ये किन किन को मिलाकर आया था। तो 2.303 RT अपॉन F का रिजल्ट होता है 0.059, ठीक है। ओके, अब आज लिखिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल। नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पूरा डिटेल में समझाती हूँ, फिर शॉर्ट से कर दूंगी। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल का हर्षिता बोलो। मैम मुझे ये पूछना था कि ये मैम आपने जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन लिखवाया था ना, जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मैम एक बार वापस से उसका कंसंट्रेशन जो लॉग के बाद आता है ना, वो बता देना एक बार। रिडक्शन की रिएक्शन लिखी है अपन ने पहले। रिडक्शन हाँ। रिएक्शन में ब्रोमीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 ब्रोमाइड आएगा, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, ये माइनस बढ़ रहा है। अब ऊपर तो लॉग के बाद आ गया ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट रेज टू पावर। अब अपॉन में क्या लिखना है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सामने वाला जब मुझे लैंग्वेज के थ्रू या नोटेशन के थ्रू देगा तो लिख देगा कि ब्रोमीन को कैसे लिया जाता है। ओरिजिनल ब्रोमीन तो लिक्विड है, लेकिन इलेक्ट्रोड बनाने में यूजुअली इसको एक्वस बना के काम में लिया जाता है। तो अगर ब्रोमीन एक्वस है तो ब्रोमीन एक्वस की कंसंट्रेशन लिख देना। अगर उसने लिक्विड फॉर्म में दे रखा है तो ब्रोमीन लिक्विड हो जाएगा। और फिर प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है, तो 1 हटती है, गायब हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्रोमीन ओरिजिनल लिक्विड है रेडिश ब्राउन कलर का। अगर वो लिक्विड देता है तो तुम लिक्विड लिख देना, और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन भी 1 होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी बोतल है पानी की और इसमें पानी भरा हुआ है, बताओ कितनी कंसंट्रेशन है, तो 100% ही है ना। चाहे इतना बोतल भरी हुई हो, चाहे इतनी भरी हुई, चाहे इतनी भरी हुई, तो सिर्फ पानी से ही है ना। तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है। रेड लाइन के ऊपर लिख ले, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है। अगर एक्वस देता है तो फिर तो पानी में मिलाया है तो मैटर करेगा ही, तो फिर वो न्यूमेरिकल में आपको इसकी कंसंट्रेशन भी देगा। जैसे जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हो तो उन्होंने ब्रोमीन में एक्वस ही लिख रखा है, एनसीईआरटी में लिक्विड नहीं लिख रखा है, तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा कि एक्वस लेना है या लिक्विड लेना है, ठीक है। हर्षिता। यस मैम। यशस्वी बोलो। मैम कल आपने बताया था कि मैम जब हमने मैम नर्स्ट इक्वेशन करी थी तो उसमें जो कांस्टेंट पार्ट आया था उसमें आपने बताया था अगर मैम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है मैम, वैसे तो अपन 25 ही लेते हैं टेम्परेचर, बट मैम मेटल के लिए मैम जैसे अलग अलग मेटल्स के लिए टेम्परेचर वेरी करता है। तो मैम आपने बोला था कि मैम उसमें जो 2.303 R/F की अपन को भी वैल्यू याद रखनी है। निकाली आपने? यस मैम। मैम वो 1.98 आई तो से अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं? नहीं, 1.98 ही रखो, ठीक है। ओके। अप्रोक्सीमेट में लेने से पहले हमेशा एबीसीडी ऑप्शन को चेक कर लेना। अगर तुम्हारे एबीसीडी ऑप्शन, मैंने जेईई नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, एक है 155.48, एक है 155.49। अब ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो फिर ऐसे केस में आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये डिफरेंस कहाँ से पकड़ोगे। और ये बिल्कुल मेरा देखा हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर का, ये जेईई का क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा केस है तो फिर ये तो करना सब पॉसिबल नहीं है। और अगर बहुत अच्छे डिफरेंस पर आपको दिख रहे हैं तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो आप अपने
ऑप्शंस को देख ले और उससे डिसीजन ले ले। बहुत अच्छे डिफरेंस वाले हैं, तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में ही डिफरेंस के ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं, तो फिर आपको एक्चुअल वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। चलिए अपन लिखिए, टेकिंग एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। कॉपर कैथोड होता है और जिंक आपका एनोड होता है डेनियल सेल में। क्या लिखने जा रहे हैं डेनियल सेल के लिए? नर्स्ट इक्वेशन। जब नर्स्ट इक्वेशन एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखी गई तो कौन मुझे बताएगा हमने क्या कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन ऑफ, कौन बताएगा हमने क्या कैलकुलेट किया था जब नर्स्ट इक्वेशन एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखी गई थी? अश्मी मैम आरपी कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रोड का। हाँ, क्या मैं कहूँ ERP या फिर EOP? सही है? यस मैम। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि जब नर्स्ट इक्वेशन एक सेल के लिए लिखी जाएगी तो क्या कैलकुलेट होगा? मैम इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। तो सिंबल बताओ। ई सेल। ई नॉट सेल के लिए तो जरूरत नहीं है ना? नो मैम, वो स्टैंडर्ड होता है, वो गिवन होगा। वो गिवन नहीं, गिवन तो नहीं होगा, लेकिन ई नॉट सेल बट वो नो होगा। के लिए जो नीडेड ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड, है ना? ई नॉट सेल मिलेगा कभी नहीं आपको, आपको निकालना ही है, लेकिन ई नॉट सेल निकालने के लिए जो चाहिए कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो न्यूमेरिकल में गिवन है, तो उनकी मदद से ई नॉट सेल तो आ चुका होगा। अब क्या निकालना है मुझे? ई सेल। ई सेल निकालने के लिए नर्स्ट चाहिए, ई नॉट गिवन होता है, ERP निकालने के लिए मुझे नर्स्ट चाहिए। तो नर्स्ट मुझे किस समय के लिए चाहिए? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। स्टैंडर्ड कंडीशन के तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन होते हैं तो उनके डिफरेंस से स्टैंडर्ड EMF दिया जाता है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में फिर नर्स्ट इक्वेशन चाहिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन 2m कर दी या प्रेशर 2 बार कर दिया या टेम्परेचर बदल दिया, तो उस समय पे स्टूडेंट को नर्स्ट इक्वेशन की नीड होती है। ठीक है, ये साइड में लिख लेना। नर्स्ट इक्वेशन अगर इलेक्ट्रोड की है तो वो आपको RP और OP निकाल के देगी। बोलो गरिमा। बोलो गरिमा। चलो, माइक प्रॉब्लम दिखती है आपकी। और जब नर्स्ट इक्वेशन सेल के लिए होगी तो मुझे ई सेल निकाल के देगी, तो मुझे क्या निकालना है इससे? ई सेल। नाउ ई सेल का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? ई सेल का लिखवाया था मैंने आपको कल या परसों। ई सेल का फॉर्मूला, और कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करिए। और एक एक बार इन सबसे सुन चुकी हूँ मैं, आर्या से भी सुन चुकी हूँ, दिव्यांग से, यशस्वी, दर्शन, गरिमा का देख लो हो रहा है क्या। हेलो हाँ बोलो गरिमा, बोलो बेटा। मैम इसका आंसर? दोनों चीजें कर लो, आंसर भी दे दो, क्वेश्चन भी पूछ लेना, आंसर बोलो। मैम इसका होगा E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। बिल्कुल सही। और यही अगर ई नॉट सेल होता तो मैम E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? मैम कॉपर। कॉपर। तो ई ऑफ कैथोड को सिंबल फॉर्म में लिखवा दो। E ऑफ Cu पूरा सिंबल लिखवाओ, प्लस RP लिखवाना है ना, क्योंकि RP की टर्म्स में लिखे हुए हैं। यस मैम E Cu 2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu माइनस E Zn 2 प्लस वर्टिकल लाइन Zn। अब मुझे ये बताओ कि कल मैंने ये निकालना सिखाया था क्या और ये निकालना सिखाया था क्या? यस मैम। इसकी मदद से नर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल। तो तुम्हें कॉपर का RP निकालना आता है, तुम्हें जिंक का RP निकालना आता है, तो दोनों RP की नर्स्ट इक्वेशन डाल दो, माइनस का साइन है, फिर सम अप कर लो तो ई सेल आ जाएगा। ठीक है, डाउट बोलो।
मैम हम नस्ट इक्वेशन में जब टेम्परेचर पुट करते हैं जनरल में तो 25 क्यों पुट करते हैं, वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। हाँ तो क्या पूछना चाह रही हूँ? तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे तो वो तो ई नॉट का टेम्परेचर है, उसके अलावा ईज निकालना चाहिए ना। भाई जो आपने नस्ट इक्वेशन बनाई उसमें टी आ रहा है नहीं आ रहा है? यस मैम। टी आ रहा है तो टी की वैल्यू तो पुट करोगी, और वो वैल्यू का एक जनरल जो बुक्स में चला आ रहा है, उन्होंने कहा है कि रूम टेम्परेचर वाला टी रख लेते हैं, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से हमने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। लेकिन प्रेशर्स अलग होंगे, कॉन्सेंट्रेशंस अलग होंगी, इसलिए वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, मैं समझ पाई आपकी बात जो आप पूछना चाह रहे थे? यस मैम। ठीक है, अब मुझे हाँ लीन बोलो। मैम पूरे सेल रिएक्शन के टाइम पर भी टेम्परेचर वेरी क्यों नहीं करता, वो कांस्टेंट क्यों रह जाता है? पूरे सेल रिएक्शन के टाइम पर टेम्परेचर वेरी क्यों नहीं करता, कांस्टेंट क्यों रह जाता है? टेम्परेचर वेरी कब करता है? या तो रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक हो या रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक हो। सही है? यस अगर मैम। रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है या बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं, तो टेम्परेचर आपका क्या चलेगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर दीजिए, ये दोनों का कौन बताएगा? आई थिंक समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। पहले ई सेल के फॉर्मूले को मैंने लिखा, अब ई सेल में ये जो दोनों आ रहे हैं इनका फॉर्मूला मैं लिखूंगी। ये देखिए, ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों कौन लिखवाएगा? हाथ खड़ा करिए। आयुष बताओगे? चलो ठीक है, पहला तुमसे पूछती हूँ, बोलो। मैम सबसे पहले ई नॉट Cu2 प्लस Cu, मतलब सबसे पहले माइनस 1.98 इंटू टी अपॉन एन। के लिए और इधर जिंक के लिए बोलो। यस मैम, जिंक का तो आ जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस और फिर Cu। आयुष डायरेक्ट कभी नहीं, बिना रिडक्शन की रिएक्शन लिखे नस्ट मत लिखना। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उलट पुलट हो गया तो सब गलत हो जाएगा। पहले रिडक्शन की रिएक्शन। मैम Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, और फिर मैम फिर इसके बाद ही बोल दूं? मैम फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके नस्ट बोलो, रिडक्शन के लिख के नस्ट लिखोगे ना। अच्छा मैम, तो फिर ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2, और फिर लॉग में Cu अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। Cu2 प्लस तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2। यस मैम। कॉपर और कॉपर आयन का डिवाइड हम कर सकते हैं क्या? हमारी ताकत ही नहीं है। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस। ठीक है, ये इसका तैयार हो गया, इसका एक बॉक्स बना दो। मैम इधर कॉपर की तो कॉन्सेंट्रेशन 1 ही रहेगी, तो इसमें बाद में अपन करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। अब जिंक की बताओ फटाफट। मैम Zn2 प्लस Zn, यस मैम ये वाला हो जाएगा। बोलो। मैम फिर उसके बाद ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 into concentration of log concentration of Zn and Zn2 plus। ठीक है, यस मैम। ये दोनों के नस्ट इक्वेशन से दोनों के आरपी तैयार हो चुके हैं, दो बॉक्सेस में इन्हें प्लग कर। अब ये दोनों जो वैल्यूज है ये यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। एनसीईआरटी में ये पूरा डेरिवेशन कर रखा है और पूरी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कराइए, कौन कराएगा? ई सेल इक्वल्स टू, हाथ खड़ा करिए, ई सेल इक्वल्स टू, और कोई? नम्रता बोलो। मैम ई नॉट ब्रैकेट बना Cu2 लेती हूँ, पहले किसका लिखवा रही हो? कॉपर का, बोलो। यस मैम ई नॉट Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu माइनस 0.0591 by 2 log 10
मैम कंसंट्रेशन 1 कर दूं? नहीं अभी नहीं करना, कंसंट्रेशन, ठीक है। यस मैम। अगला भी बोल दो, माइनस का साइन से। माइनस हाँ E naught Zn2 plus vertical line Zn minus 0.0591 by 2 log 10 concentration of Zn solid upon concentration of Zn2 plus aqueous. बिल्कुल सही। निखिल हाथ खड़ा करो, इनको सम अप कराओ, कॉमन वगैरह लेके सम अप कराओ। मैम ई नॉट मैम पहले कॉमन ले लेते हैं। ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn। इसका तो एक ब्रैकेट बना, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है माइनस 0.0591 लॉग ये और माइनस 0.0591 लॉग ये, इनमें कॉमन ले लेते हैं। तो मैं चाहूंगी आप माइनस ही रखें। अब आगे बढ़ो, माइनस 0.0591 अपॉन 2 तो बेस 10 इतना कॉमन आ गया। अब यस देखो मैम। ऊपर कौन है और नीचे कौन है। माइनस के साथ कॉपर ऊपर है, यस मैम। तो कॉपर ऊपर लिख दूं, मैंने माइनस ही रखा था। और माइनस के साथ कॉपर 2 प्लस नीचे, इधर चेक करो। मैम इधर प्लस में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस में जिंक ऊपर है, प्लस में जिंक ऊपर है और अपन ने क्या रखा है माइनस। जिंक कहाँ लिखूं, नीचे। मैम जिंक, यस मैम नीचे। और माइनस माइनस प्लस में Zn2 प्लस नीचे है, माइनस माइनस मैम माइनस में ऊपर आ जाएगा। और मैंने माइनस रखा है तो कहाँ रखूं, मैम ऊपर। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बता दो क्या हो जाएगा। ई सेल का ई सेल, ये क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यस मैम। क्या कहते हैं इसी को, ई नॉट सेल। नॉट सेल। आ गया नहीं आ गया, वही वाला पैटर्न आ गया नस्ट का, देख लो। जैसे इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हो ERP इक्वल्स टू E नॉट RP माइनस 0.05 लॉग, और ये सब देख लो सेल में भी सेम आ गया। ई सेल, ये कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड का डिफरेंस ई नॉट सेल, मैंने माइनस ही रखा है, वही 0.0591, वही इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10। नाउ कॉपर की कंसंट्रेशन अब कर देती हूँ, मैंने प्योर सॉलिड की 1 कर दो, तो प्योर सॉलिड में कॉपर की और जिंक की दोनों की 1 हो गई। क्या बचा, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। ये नस्ट आ गई डैनियल सेल के लिए। चेक करो, चेक करिए सब लोग, एक एक स्टेप बाय स्टेप किया, समझ आया नहीं आया, कैसे हुआ। कोई भी स्टेप किसी को क्लियर नहीं हो पूछिए। कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिए। बोलो अर्चित। मैम कॉमन वाले स्टेप से समझ नहीं आया मैम, जहाँ से आपने कॉमन लिया था। ये E नॉट Cu2 प्लस Cu हो गया, यस मैम। माइनस का साइन ले लिया, यस और मैम। ये E नॉट Z, मतलब E नॉट को अलग निकाल रही हूँ और 0.0591 वालों को अलग कॉमन कर दूंगी। तो E नॉट कॉपर, ये माइनस का साइन, और ये E नॉट जिंक, और E नॉट स्टैंडर्ड के डिफरेंस को E नॉट सेल कहते हैं, ये आता है। यस मैम। अब उन दोनों में मैंने कहा मैं माइनस में ही रखूंगी, क्योंकि नस्ट की ओरिजिनल में माइनस ही आता है, ठीक है, तो मैंने माइनस रखा। अब 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10
0.05912 log base 10 दोनों में है, तो ये कॉमन ले लिया। अब माइनस के साथ कौन ऊपर है? कॉपर। तो कॉपर ऊपर रख, अच्छा ठीक है, यस मैम। ये कॉपर ऊपर रख दिया, माइनस के साथ कॉपर 2 प्लस नीचे है, नीचे रख दिया। अब जब तुम अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ब्रैकेट को खोलने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस मैम। प्लस में जिंक ऊपर है और मैंने तो माइनस रखा है, यस मैम। तो मेरा जिंक कहाँ पहुंच गया? नीचे, क्योंकि प्लस में ऊपर है तो माइनस में नीचे आएगा। माइनस में नीचे लिखोगे तभी तो ऊपर जब करोगे तो प्लस हो जाएगा वो, और माइनस माइनस प्लस के साथ जिंक आयन नीचे है, तो तुमने माइनस रखा है तो माइनस में जिंक आयन उल्टा, मतलब जिंक वाले उल्टे हो जाएंगे क्योंकि वो प्लस के साथ है, और कॉपर वाले सीधे रहेंगे क्योंकि वो माइनस के साथ है। सिंपल सी मैथ्स लगाई है इसमें मैंने, माइनस के साथ कॉपर कॉपर 2 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लो पहले, 2 प्लस हो जाएगा, प्लस में जिंक ऊपर है, मैंने तो माइनस रखा है तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, और देखिए और कोई स्टेप में डाउट हो तो। नर्स्ट इक्वेशन सेल के बनाने के लिए जो हमने इतनी मेहनत की है वो आपको नहीं करनी। अगर बोर्ड आपको डेरिवेशन ही दे दे कि डैनियल सेल के लिए नर्स डिराइव करो तो एक अलग बात है, बाकी न्यूमेरिकल में आपको ये सब नहीं करना। अब मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह से इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी चाहिए, उसी तरह से सेल के लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो सेल रिएक्शन लिखनी चाहिए। कितने बच्चे समझ गए कि हाँ मैम सेल रिएक्शन लिखते ही बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोड के लिए सीखा था। बताइए डैनियल सेल की सेल रिएक्शन क्या होती है? बताइए डैनियल सेल की सेल रिएक्शन क्या होती है? बताइए उससे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अखिल डैनियल की सेल रिएक्शन बोलो। यस मैम। बोलो डैनियल की सेल रिएक्शन। डैनियल में एनोड कौन है? एनोड जिंक। तो जिंक पर ऑक्सीडेशन करा दो, जिंक से जिंक 2 प्लस। कैथोड यस मैम। आगे मैम जिंक प्लस Cu2 प्लस कॉपर का रिडक्शन करा दो, गिव्स और मैम प्लस Cu। यस मैम। ये डैनियल की सेल रिएक्शन है। अब आप चेक कर लो जैसे कोई इलेक्ट्रोड की लिखी थी वैसे की वैसी बनती जाएगी। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? ई सेल। जैसे वहां ERP लिखते हैं ना वैसे यहाँ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। जैसे कल लिखा था ना ERP इक्वल्स टू ई नॉट RP, वैसे ही ई सेल लिखा। सेल है ना आज, ई नॉट सेल, फिर वही माइनस का साइन, फिर वही 0.0591, इनके इलेक्ट्रॉन्स जिससे कटते हैं वो 2, फिर वही लॉग बेस 10, फिर प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देख लो Zn 2 प्लस है, Cu तो सॉलिड है 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट देख लो Cu 2 प्लस है। चेक कर लो वही आ रही है जो यहाँ आ रही है, चेक कर लो। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट सेल के लिए मास लिखना आ गया, सेल रिएक्शन सही लिखना, फिर ई सेल फिक्स है, इक्वल टू फिक्स है, ई नॉट सेल फिक्स है, माइनस फिक्स है, 0.0591 फिक्स है। यहाँ पर n का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन कटे थे, लॉग बेस 10 फिक्स है, फिर प्रोडक्ट्स और अपॉन रिएक्टेंट्स। सही है, तो अगर एक ये लिख लो की पॉइंट करके, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कम से कम 2 या 3 A4 साइज आप पेपर लेंगे,
और उसके अंदर आपके पूरे चैप्टर की समरी आ जानी चाहिए, क्योंकि हर बार आप 50-50 इतने सारे नोट्स बनेंगे आपके। कम से कम 20-22 दिन में ये चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, अगर पूरा डिटेल में हम अच्छे से पढ़ते हैं तो। और की तरह 5-6 दिन में नहीं करा पाऊंगी बच्चों, समय लगेगा। तो हम हर बार 50 पेज थोड़ी ना पढ़ पाएंगे। तो हर चैप्टर में हम ध्यान रखेंगे कि 3-4 A4 साइज में हमारी समरी आ जानी चाहिए। समरी मतलब पूरा चैप्टर कि भाई इसमें ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, मैंने इतना सारा आपको सिखाया एज अ स्टूडेंट जेई नीट, आपको फाइनल क्या नीड है कि भाई अगर इलेक्ट्रोड की नस्ट बनानी हो तो रिडक्शन लिख लो, और सेल की नस्ट बनानी हो तो सेल रिएक्शन लिख लो। ऐसे अपने 3-4 पेजेस में हर चैप्टर को कवर अप करेंगे आप लोग। और फिर जब अपन शीट्स करेंगे और टेस्ट देंगे तो आप ये जज करते जाओगे कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं ये वाले क्वेश्चन हर बार गलत करता हूँ। फिर एक पेज पर आप लिख दोगे कि भाई मुझे इलेक्ट्रो में ये चीज हर बार रिवाइज करनी है। जब भी मैम इलेक्ट्रो का टेस्ट लेंगी मुझे ये मेरा वीकनेस है, ये मुझे, और बाकी तो मेरे से हो जाता है। नर्स का न्यूमेरिकल मैं कर लेता हूँ, OARA का सिलेक्शन में कर लेता हूँ, वो सेल्फ जजमेंट होता जाएगा। और 3-4 पेपर में उस चैप्टर की समरी आपके हाथ में आ जानी चाहिए। फिर अगले टेस्ट में आपने कोई टॉपिक इंप्रूव कर लिया, उसे क्रॉस कर देना कि अब ये मुझसे हो जाता है। इस तरह से अपन चलेंगे, तब जाकर एंड में अपने पास 25-30 पेपर्स होंगे जो अपन जेई और नीट के पिछले दिन रिवाइज करके जाएंगे। इतने रजिस्टर्स कैसे पढ़ोगे? समझ आ रहा है? तो ये की पॉइंट्स नोट करते जाओ। समझाऊंगी पूरा क्योंकि सब्जेक्टिव है, बोर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में की पॉइंट नोट करते जाना। इलेक्ट्रोड की नस लिखनी हो तो राइट रिडक्शन रिएक्शन, और सेल की नस्ट लिखनी हो तो राइट सेल रिएक्शन। बाकी पैटर्न फिक्स है, इलेक्ट्रोड हो तो आरपी स्टैंडर्ड आरपी माइनस, और सेल हो तो सेल स्टैंडर्ड, और फिर बाकी पोर्शन सारे सेम। ठीक है। अब जैसे अभी यशस्वी ने 2.303 R/F का आंसर आपको बताया 1.98 करीब कुछ ऐसा, वो आप भी निकाल के रख लो। अगर t बदले तो कम से कम 3 का तो तैयार है ना, और t अगर वही है तो 0.0591 तैयार। ऐसे अपन करते जाएंगे। ठीक है। अब करें अपन नस्ट की प्रैक्टिस। लिखिए, हाथ खड़ा करिएगा फटाफट, सब लोग खड़ा करिए प्लीज। राइट नस्ट इक्वेशन फॉर नंबर 1। अलग अलग पैटर्न्स में कराती हूँ, देखो। नंबर 1 मैग्नीशियम एनोड है और पोटेशियम कैथोड है। चलो हाथ खड़ा करो। पहला पैटर्न एनोड और कैथोड मैंने खुद दिए। ये दो बच्चों के हाथ खड़े नहीं चाहिए मुझे। ये पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न राइट नस्ट थ्रू द सेल रोटेशन। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न हो गया। और तीसरा पैटर्न तीन पैटर्न, एक कह दिया, एक तुम्हें निकालना है, एक नोटेशन से कह दिया। बताइए। हाँ, ये हुई ना बात इतने बच्चों ने। ठीक है, देखती हूँ नीचे आके कोई नया। सारे वही बच्चे। अक्षिता, अक्षत आप भी हाथ खड़ा नहीं करते हो बेटा, करिए हाथ खड़ा। अक्षिता, अंशुल, अक्षिता आपने नया ज्वाइन किया है, हैंड रेज किया करो, आंसर दिया करो। भौमिक, दीपिका, दिशी। बच्चों ऐसे घबराओ नहीं, ये बच्चे ने भी, ये जो इतने बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, 1 साल ये पढ़ चुके हैं तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप लोग शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे होगा। हर्षिता बताओ। मैम इसमें दे रखा है जैसे मैग्नीशियम एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और पोटेशियम कैथोड है तो इसका रिडक्शन होगा। तो मैम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखे तो Mg -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg +2,
देखो तुम तो बोर्ड स्टूडेंट हो, नहीं तुम्हें नीट में करना है, फटाफट लिखो। और जो बोर्ड स्टूडेंट है उन्हें भी जब नस्ट का न्यूमेरिकल आएगा तो सेल रिएक्शन डायरेक्ट लिखनी है, एनोड कैथोड की नहीं लिखनी है। तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बनाना सिखाया था, वैसे बनाओ। Mg से Mg2+ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखो, है ना। मैम डायरेक्ट बता दूं? जी डायरेक्ट हाँ, मतलब लास्ट का बोलो प्लस। मैग्नीशियम +2K+। अब रिडक्शन किसका हुआ, K का, तो K+ से K बना। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 था, तो 1 वाला 2 से इंटू हुआ, हाँ तो और यस मैम। है ना। नस्ट बनाओ। फिर मैम ई सेल इक्वल टू E नॉट सेल -0.0591/2 log 10 ऊपर रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट्स लिखेंगे Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 मतलब K+ का कॉन्सेंट्रेशन और स्क्वायर में 2। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एक बार K वगैरह भी लिख देना, नीच वाले नहीं, बोर्ड वाले, और फिर बाद में इनको 1 करके हटा देना। आ गई। अभी न्यूमेरिकल बन जाएगा सीधा साधा, है ना। आपको n तो 2 मिल ही चुका है। ई नॉट सेल के लिए मैं Mg और K के स्टैंडर्ड आरपी दे दूंगी, तो ई नॉट सेल उससे आ जाएगा, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे दूंगी, तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, पहले नर्स की प्रैक्टिस करते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछिए। सेल रिएक्शन लिखना अब आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन गलत तो सब गलत। स्टिल यू कैन सी, अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन गलत लिख रहे हैं तो सेल रिएक्शन गलत आएगी, और सेल गलत आएगी तो नस्ट गलत आएगी ही आएगी, इसलिए अवेयर रहना है। ठीक है, यश बालोटिया बोलो सेकंड वाले केस के लिए। मैम इसके अंदर कैल्शियम वाला जो है वो तो एनोड पे चल जाएगा, और जो एल वाला सेल नोटेशन, और सेल नोटेशन में फिक्स होता है लेफ्ट वाला एनोड एनोड और राइट वाला कैथोड। चलो फटाफट से सेल रिएक्शन बनवाओ। मैम सी ए से प्लस, मैम इसके आगे जो कोफिशिएंट लग जाएंगे, हो गया एनोड। अब एल्यूमिनियम पर रिडक्शन कराओ, Al3+ से Al, 3+ से Al। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बैलेंस 3 आ जाएंगे और Al के आगे 2। हाँ, कैल्शियम वाले में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है तो 2 वाला 3 से इंटू हुआ होगा, और एल्यूमिनियम में 3 शामिल है, 3 वाला 2 से। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ m कितना है? 6 आ जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 से ही इलेक्ट्रॉन कटे हैं। अब नस्ट बताओ। मैम E सेल इक्वल टू E नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाय 6 इंटू लॉग Ca2+ का क्यूब और Al का स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रेशन मैम 3 की पावर 3 अपॉन Al3+ की पावर 2। 3+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या मिलेगा कि आप ई सेल निकाल पाए? और कैल्शियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ की आयंस की कंसंट्रेशन, और मैम हो जाएगा दोनों के स्टैंडर्ड आरपी। यस मैम। तभी ई नॉट सेल आएगा, और ई नॉट सेल आएगा तभी ई सेल आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में बताइए, कोई भी डाउट हो इसमें पूछ लें। एक बार सब लोग हाथ नीचे कर लो आंसर देने के लिए जो हैंड रेज हैं, ताकि जिसको डाउट है उसका डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो अब आंसर के लिए करिए, थर्ड वाले के लिए। शार्वी बोलो। मैम यहाँ पे हमें ऊपर दे रखी है ओपी की वैल्यू 8 से A2+ दे रखा है, तो मतलब ओपी की वैल्यू है, नीचे हमें आरपी की वैल्यू दे रखी है, तो ऊपर को भी मैंने आरपी में कन्वर्ट किया तो -1 यस मैम, तो ऊपर वाला एनोड बनेगा, नीचे वाला कैथोड बनेगा, तो फिर रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी मैम बोलूं 3A + 2B B3+ gives 3A2+ + 2B। एक मिनट, अब हम वापस करते हैं इसे। एनोड कौन है? एनोड A है। ए है, तो ए पर ऑक्सीडेशन की लिखवा दो। A gives
A2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यस मैम, इसका हो रहा है B का हो रहा है तो B3+ गिव्स B। अब उसमें हम बैलेंस करने के लिए, यस मैम, तो वहां पे हम इसके 2 कर देंगे और वहां 3, नस्ट। तो बनेगा E0 cell minus 0.0591 upon 6 log 10, yes मैम, फिर yes मैम, A2+ की पावर 3 अपॉन B3+ की पावर 2। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज हैं जिसमें आपको गिवन हो सकता है एनोड कैथोड का क्या लेना है। हाँ, वन मोर नंबर 4, दैट इज बताइए। अब अलग अलग पैटर्न्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेल रिएक्शन के थ्रू भी तो दिया जा सकता है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो एक हो गया खुद लिख दे, एक हो गया सेल नोटेशन, एक डेटाबेस हो गया, और एक हो गया सेल रिएक्शन के थ्रू। तो सेल रिएक्शन से भी पॉसिबल होता है, ठीक है। निखिल बताओ। जब आपने इस रिएक्शन को देखा तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस? मैम रिड्यूस हो रहा है Na, ऑक्सीडाइज हो रहा है कैल्शियम। बिल्कुल, तो क्या डिक्लेयर सेल रिएक्शन बना दो। E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon। सुनो, सेल रिएक्शन जो गिवन है वो सिर्फ एनोड और कैथोड की पहचान के लिए, वो अभी बैलेंस नहीं है, चेक करो यस मैम। ना। तो उसमें अगर कोएफिशिएंट्स गलत है तो नस्ट में फिर वो पावर्स गलत आएंगी, तो आंसर गलत आएगा। तो सेल रिएक्शन इज गिवन जस्ट टू चेक एनोड एंड कैथोड। सही सेल रिएक्शन कैल्शियम से जब 2Na plus हाँ plus calcium 2Na plus कैल्शियम gives 2Na plus Ca2 plus। बिल्कुल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है, इसमें बनेगा तो इसको पूछिए। हाँ, लास्ट बोल दीजिए। E0 cell is equals to E0 minus 0.0591 upon 2 log base 10, then concentration of concentration of calcium 2 plus upon concentration of Na plus raised to power 2। सही है, बिल्कुल यस मैम। ठीक है। अब इसमें लिखना सबको आ गया नस्ट इक्वेशन। अब तो बस डेटा आपको मिलेगा, उससे न्यूमेरिकल बन जाएगा। अखिल बोलो। मैं आंसर के लिए था। ठीक है बेटा। आयुष बोलो। मैम ये लॉग के बाद में जो कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो कि लिखे हुए हैं, मैम इसमें अपन को ये कैसे करना है कि कौन सा न्यूमरेटर में आएगा कौन सा डिनोमिनेटर में? प्रोडक्ट साइड में है ऊपर आते हैं, और जो रिएक्टेंट साइड में है वो नीचे आते हैं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो एक बार आप पूरा लिखिए। कैल्शियम 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, और आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप सीखते आ रहे हो कि प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट Na की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, फिर ये सारे आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये नीचे लिखे जाते हैं। तो Na+ की पावर 2 और कैल्शियम। उसके बाद आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो लिख देना प्योर सॉलिड Na और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी, इसलिए ये 1 बन के हट जाएंगे तो ये बचेगा। यस मैम। ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं, हर जगह यही रूल होता है, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, ठीक है, सब में यही रूल चलता है। यस मैम। ऊपर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, फिर प्योर सॉलिड्स को 1 कर देना, आयंस बचे रहते हैं। राइट, अक्षत बोलो। मैम सेल मेटल और नॉन मेटल या गैसेस से भी बनते हैं, मतलब एक मेटल और एक गैस या नॉन मेटल से भी बन सकते हैं क्या? मैम सेल। वापस से बोलो।
मैम ये जो ई सेल होता है मैम, ये एक मेटल इलेक्ट्रोड और नॉन मेटल इलेक्ट्रोड से भी बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? आप एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो, एक तरफ आप जिंक ले लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो, कॉपर ले लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो, क्लोरीन ले लो, दोनों नॉन मेटल, दोनों मेटल, एक नॉन मेटल एक मेटल, सारे कॉम्बिनेशन। ओके मैम। ठीक है, चलिए। तो अब आपको नस्ट लिखना आ गया है, सेल रिएक्शन लिखना आ गया है, तो अब तो न्यूमेरिकल होगा डायरेक्ट, एक कर लो, बाकी तो वैल्यू से पुट करना बाकी है। नस्ट की प्रैक्टिस अपन ने कर ली। Na प्लस डबल वर्टिकल लाइन, कैडमियम 2 प्लस कैडमियम। कैलकुलेट E cell given E0 Na plus 1.1 volt, E0 cadmium 2 plus 0.9 volt। करिए स्टार्ट। सबसे पहले मैंने देखा ई सेल पूछा है, ई सेल के लिए आपने तुरंत नस्ट का डिसीजन लिया। अब कौन बताएगा पहले क्या करना है बाद में क्या? बहुत ध्यान से सब करिए। कौन बताना चाह रहे हैं? अक्षिता, आप बताना चाहोगे? आशिमा, चलो दिव्यांश बोलो, पहले क्या निकालना? मैम सेल रिएक्शन। नहीं, पहले E0 सेल का काम करो। मैंने ऐसा कि तुम सेल रिएक्शन लिखोगे तो जस्ट उसके नीचे क्या लिखोगे? नस्ट। यस मैम। सेल रिएक्शन से ही नस्ट आती है, क्योंकि सेल रिएक्शन से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आयंस का डिसीजन होता है। तो सेल रिएक्शन और नस्ट में गैप नहीं आना चाहिए। और नस्ट लिखते ही किसकी जरूरत पड़ेगी? E0 सेल की। यस मैम। और E0 सेल कई बच्चे वही निकालते हैं, लेकिन जो बोर्ड स्टूडेंट है ध्यान रखें, अगर आप E0 सेल वही निकालोगे तो उसके मार्क्स अलग से जो बन रहता है वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो सारा हौच पौच मत करना। जे नीट के हो हैंड टू हैंड कर लेना, कोई बात नहीं। बोर्ड के हो E0 सेल का काम पहले करना, उसका 1 नंबर होता है, नस्ट का 2 नंबर होता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। E0 सेल निकल जाएगी। मैम ये दोनों का मैम ओपी दे रखे हैं, तो मैम Na का ओपी ज्यादा है, तो मैम वो यस मैम। एक मिनट, तुमने जो बोला वो गलत बोला है। Na का ओपी ज्यादा है, ये तुमने गलत बोला है, क्योंकि मैं सेल दे चुकी थी। यस मैम। मैंने सेल नोटेशन दे दिया था। अपन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है कि अगर सेल नोटेशन गिवन है, सेल रिएक्शन गिवन है, तो सेल बन चुकी है। और जब सेल बन चुकी है तो यू कैन नॉट कंपेयर द वैल्यूज कि इसका ओपी ज्यादा है, इसको एनोड बनाओ। तुम्हारे हाथ से चीज निकल चुकी है, सामने वाला सेल बना चुका है, राइट? बोलिए, इस नोटेशन में कौन एनोड है? सोडियम। इसलिए उसका वैल्यू एज अ एनोड ही रखना, और उसका कैथोड के बोलो। कैथोड कौन है? मैम कैडमियम, तो मैम इसका आ जाएगा मैम -0.9 और मैम प्लस यस मैम -1.1। तो मैम 2 आ जाएगा। 2 नहीं, नो मैम, मैम आ जाएगा इसका मैम 0.2। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब लिखिए सेल रिएक्शन, बोलिए। मैम 2Na प्लस कैडमियम 2 प्लस gives 2Na plus cadmium। नस्ट बोलिए। अच्छा, आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैम चाहिए है ना, तो यहाँ पर सेल नोटेशन में लिखिए। .1 m 0.01 m सेल नोटेशन में कंसंट्रेशन ले लो, क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना ई सेल कैसे निकालोगे? E0 सेल तो तैयार है।
कंसंट्रेशन लिख ली सबने, इसकी मैंने 0.1 दी है, इसकी 0.0, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। मैम फिर नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे मैम। मैम ई सेल इक्वल्स टू मैम ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2। एन रखना पहले, फिर पुट द वैल्यूज वाला काम इकट्ठे करेंगे, है ना। यस मैम। मैम कंसंट्रेशन ऑफ मैम Na प्लस होल स्क्वायर बाय मैम कैडमियम 2+ का कंसंट्रेशन। सॉलिड की भी लिखिए, फिर एक साथ वैल्यू पुट कर दीजिए। आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में तो अपने को मालूम है, सब फटाफट हो जाएगा। एक साथ वैल्यू लिखो, है ना। n कितना है? 2। Na प्लस कितना है? मैम 0.1 m। 0.1 दिया है। यस मैम। कैडमियम 2+ कितना है? 0.01 m। 0.01 m। और ई नॉट सेल कितना है? मैम 0.2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू एक साथ पुट हो जाए। बोलो। मैम 0.2 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग बेस 10। प्योर सॉलिड Na और कैडमियम की 1, ठीक है ना। अब बोलो। मैम इसकी आ जाएगी मैम 0.1। यस मैम 0.1 स्क्वायर बाय 0.1। 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? मैम 0.01। हो गया सॉल्व आराम से, ऐसे Yes, आते हैं ma'am. बोर्ड में, फटाफट सॉल्व हो जाए। 0 हो जाएगा। कितना आ गया? लॉग 1। लॉग 1 कितना होता है? 0। तो बोलो ई सेल का आंसर कितना आ गया? 0.2 वोल्ट। 0.2। लॉग 1 0 हुआ, 0 से ये सारा मल्टीप्लाई हुआ, 0 हुआ, 0.2 में से 0 घटाया। आंसर तक आना है सबको, आंसर तक। बच्चे करते क्या है, सेल रिएक्शन लिखी, नर्स लिखी, वैल्यू पुट कर दी, बस आधा पेज छोड़ दिया। अब क्या लॉग हम लोग लेंगे? टीचर से करवाओगे क्या लॉग का काम? हमसे कराओगे? लॉग भी लेना है और पूरे नेट आंसर तक आने। जब तक नेट आंसर आके फिर बैक आपके एक्सरसाइज के सारे आंसर पीछे पीछे पेज पर दे रखे हैं बुक में, लास्ट पेजेस पे, वहां से चेक करना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं नर्स का क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए कोई डाउट हो तो इसमें, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो, मैथमेटिकली दिव्यांग से कोई गलती हुई हो तो देखिए, बताइए। आयुष। मैम इसका 0.0591/2 को माइनस भी तो करना है। मैम 0.0591/2 को माइनस भी तो करना है 0.2 से, तो फिर 0.17 समथिंग आएगा। नहीं, log 1 कितना आया? मैम log 1 तो 0 आता है। अच्छा मैम, यस मैम आ गया। ठीक है ना, गलती से log 10 बोल वैल्यू याद करो। log 1 0, log 10 1, एक 0 का एक डिजिट बचा। तो log 1 ना कैलकुलेशन मिस्टेक से log 10 आ गया था मेरा, तो उसके लिए। log 10 आ रहा है ना मैम, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अब सही कर दिया मैंने। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया है, आप कर रहे हो और साथ साथ पूछते जा रहे हो, बहुत बढ़िया है। सब लोग ऐसे ही करिए, बिल्कुल 100% इन्वॉल्व होके पढ़ाई के लिए, और जो जो आपके डाउट है क्लियर करते जाएं। गलती हो रही है होने दीजिए, यहाँ होने दीजिए जितनी गलतियां हो रही है, फाइनल एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये वैल्यूज आपको लिखवाई थी मैंने। log 2 3 4 5 की वैल्यू कौन सुनाएगा बिना देखे? log 2 की, log 3 की, log 4 की, log 5 की कौन सुनाएगा? उनसे फिर सारी निकल जाती है। नम्रता log 2। मैम 0.3010। log 3। 0.4771। log 5। 0.6990। log 5 पूछ लिया मैंने, 2 पूछ लिया, 3 पूछ लिया, ठीक है। log 10 बताओ। मैम log 10 1। log 4 बताओ। 0.621। और log 4 log 2 से भी आ सकता है क्या? यस मैम। कैसे?
लॉग मैम निकालना है तो क्या लिख दोगे उसे? लॉग 2 plus log 2. लॉग 2 की पावर 2 Yes मैम. बोलो Yes मैम, तो 2 times log 2. 2 टाइम्स log 2 तो 2 into 0.30 0.3010. log 8 निकलवाओ मैम 3 into log 2. log 8 निकालना है तो log 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 तो ये हो गया 3 log 2 तो 3 into 0.3010 ठीक है। तो ऐसे आपको 2 3 4 5 की याद हो ना तो उनकी मदद से आप सबकी निकाल सकते हो तुरंत। ठीक है, लास्ट इक्वेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट इक्वेशन में किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ